ये आपके सर्वर्स हैं जो आपको डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें जैसे कि डोमेन कंट्रोलर, आपको आइडिया है क्या चीज़ है? आरडीएस आप लोग पढ़ चुके हैं क्या है? आपके जो ये मशीन है, आपके आरडीएस को यूज करें, आपके डोमेन कंट्रोलर को यूज करें। इन शॉर्ट हमारे पास एक नेटवर्क सा जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों ने कभी सोचा है कि जैसे आप लोग ना डिफरेंट नेटवर्क जो है वो चेंज करते रहते हैं। अभी जब घर में होते हैं तो आपको एक नेटवर्क होता है, यूनिवर्सिटी ऑफिस जाते हैं तो आपको दूसरा नेटवर्क होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि आप लोग जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जाते हैं तो जाहिर बात है कि वो नेटवर्क का जो वो रेंज है वो तो चेंज हो जाता है ना। देन फिर आपको उस लाइन में कनेक्ट होने के लिए उसी रेंज में से एक आईपी एड्रेस जो है वो असाइन होना जरूरी है आप चीज को। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऑफिस का जो नेटवर्क है उसके साथ मैं कनेक्ट हुई और मेरे पास डीएचसीपी का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर या तो मुझे स्टैटिकली उस नेटवर्क में जाना पड़ेगा कि 192.168.10 के रेंज में, या अगर मैं नहीं चाहती, मुझे आइडिया ही नहीं है कि आईपी एड्रेस, मैं एक नॉन टेक्निकल इंसान, मुझे नहीं पता कि आईपी एड्रेस जो है वो कैसे चेंज करते हैं, तो देन मैं उस लाइन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। कि आईपी से मुझे एक आईपी जो है वो असाइन है, एक रेंज से असाइन है। और देखिए, सिर्फ आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, मुझे एक डिफॉल्ट गेटवे भी असाइन हुआ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। डीएनएस सर्वर भी यहाँ पर असाइन हुआ हुआ है और सबनेट मास्क भी जो है वो भी यहाँ पर डिफाइन हुआ हुआ है। ये /24 है, इसका आइडिया आप लोग को मुझसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो ये आईपी एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जो है इसके बैकएंड पर जो आपको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस होते हैं उसके बैकएंड पर आपका डीएचसीपी जो है वो काम कर रहा होता है। डीएचसीपी जो है एक डोरा प्रोसेस अभी हम लोग पढ़ेंगे। डोरा प्रोसेस के थ्रू जो है ये आईपी जो है वो गेट करता है अपने सर्वर से, और इसका एक हम लोग स्कोप बनाते हैं यहाँ पर। जैसे तौसीफ ने भी बताया कि रेंज होता है, लीज होता है, एक्सक्लूड रेंज होता है, आपकी रिजर्वेशन वगैरह होती है। तो ये थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अज्यूम करें ये आपके पास आपका एक नेटवर्क चल रहा है 192.168.183.0, ठीक है। और ये मेरे पास ये मशीन जो है ये इस वक्त इस नेटवर्क में न्यू इंटर हुआ है, ठीक है। इंटर होते साथ ही इसने क्या करना है, अभी अगर इसकी सेटिंग जो है वो ऑटोमेटिक पर है तो इसने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजनी है कि इस लाइन में कोई डीएचसीपी सर्वर हो तो मुझे आईपी एड्रेस दे, ठीक है। तो ये जो रिक्वेस्ट होती है और वो जो डीएचसीपी सर्वर इसकी रिक्वेस्ट मान लेता है और उसको आईपी एड्रेस देता है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डोरा प्रोसेस, ठीक है। देखिए, डायनेमिक आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट तब ज्यादा जरूरी हुआ जब हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो बढ़ते गए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने डीएनएस में पढ़ा था कि डीएनएस में स्टार्ट जो है हमारे पास 4 मैसेजेस हैं, ठीक है। 4 हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, 2 हमारे पास सर्वर साइड के होते हैं और 2 हमारे पास क्लाइंट साइड के होते हैं, ठीक है। जैसे दोबारा मैं बता दूं, डिस्कवरी जो है वो क्लाइंट करेगा फॉर डीएचसीपी सर्वर, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करेगा पूरे नेटवर्क में। ऑफर जो है वो फिर सर्वर करेगा और ऑफर भी ब्रॉडकास्ट पर ही होगी, ठीक है। देन रिक्वेस्ट जो है वो अगेन आपका क्लाइंट करेगा सर्वर को आईपी एड्रेस के लिए, और लास्ट में एक्नॉलेजमेंट जो है वो आपका सर्वर जो है फाइनली जब असाइन करवा देता है आपकी मशीन को आईपी एड्रेस, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, डोरा प्रोसेस 4 स्टेप्स का प्रोसीजर है। ये जब पूरा सक्सेसफुली रन हो जाता है तो आपके इस मशीन को आईपी एड्रेस जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग जिस नेटवर्क में अभी हैं, ठीक है, और आप लोगों ने ऑटोमेटिक सेटिंग जो है वो अपने फोन्स पर या लैपटॉप्स पर रखी हुई है, तो इस वक्त सबको जो है विद इन लाइन एक आईपी एड्रेस भी असाइन होगा। तो मुझे बता सकते हैं कि आईपी एड्रेस आपको किसने दिया है, या आपने खुद तो कोई सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा ना, तो ये आईपी एड्रेस है जो ये आपको कहाँ से मिल रहा है?
जी बताएं। मेरे राउटर पर डीएचसीपी बाय डिफॉल्ट ऑन होती है, मतलब डायनामिक। और राउटर हम जिस मॉडेम से मतलब कनेक्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट उस पर डीएचसीपी सर्विस है। एग्जैक्टली इन शॉर्ट ना बिल्कुल मेहताब बरदारिस ने मैसेज किया आईएसपी, बिल्कुल बैकएंड पे आपके आईएसपी जो है वो आपको डीएचसीपी की सर्विस जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। तो अगेन ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डीएनएस में भी पूछा था, अभी मैं दोबारा पूछ रही हूँ, अगर आपको आईएसपी आपका डीएचसीपी की सर्विसेज आपको दे रहा है तो फिर हमें क्या जरूरत है अपने नेटवर्क में अपने लिए खुद का डीएचसीपी क्रिएट करने की। बेसिकली हमारा लैब यही होगा, और बीइंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये जॉब आपकी होती है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक डीएचसीपी सर्वर जो है उसको कॉन्फ़िगर करें। तो जरूरत है हमें इस चीज की अगर हमें आईएसपी दे रहा है तो। कोई बता सकते हैं? यस मैम, आईएसपी का जो सर्वर डीएचसीपी सर्वर होता है ना, वो हर किसी को अलग अलग से आईपी दे रहा होता है। तो हम अगर उनसे आईपी लेते हैं डीएचसीपी सर्वर बनाता है कि हम हमारे पास अपनी एक रेंज हो। अगर जितने भी हमारे पास मिसाल के तौर पे 100 पीसी हैं तो हम उन्हीं रेंज में अपना एक आईपी देते हैं, तो हमें याद भी रहता है और हमें पता होता है कि ये हमारा नेटवर्क है। तो अगर हम उनके आईएसपी से डीएचसीपी से लेते हैं तो वो तो मल्टीपल होते हैं, फिर हम याद भी नहीं रख सकते और हमें आइडिया नहीं होता कि कौन सा हमें आईपी मिलने वाला है। बिल्कुल इन शॉर्ट देखिए आईएसपी की तरफ से जो आपका रेंज कोड होता है ना उसको आप कस्टमाइज नहीं करवा सकते, आप उसमें जो है अपनी मर्जी का रेंज आईएसपी को करवा के ये बड़ा एक मुश्किल हो जाता है ना कि आप आईएसपी के लेवल की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप खुद कस्टमाइज करवाएं, तो इट इज समथिंग जो नियर टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपनी रेंज बनाना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी के कुछ आईपी जो है वो हम रिजर्व करवाना चाह रहे हैं, हम जो मैं दोबारा आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना जो है वो जरूरी है। अच्छा जी, ये हमारा ना डीएचसीपी का टॉपिक है, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से उठा के साइड पे कर देती हूँ, ठीक है, ताकि जो है हमारे लिए यहाँ पर जगह बच जाए। इधर आप लोग देखिए, देखिए याद रखिए, मुझे पहले कोई ये बता दे कि हमारे जो हमारे पास एक टर्म यूज होती है हाइपरवाइजर की, ये क्या टर्म है, हाइपरवाइजर किस चीज को कहते हैं?
कोई बता सकता है व्हाट इज हाइपरवाइजर? हाँ जी, नोट्स में चेक कर लें, गूगल कर लें, कुछ भी कर लें, मुझे बता दें। मैम ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो मल्टीपल वर्चुअल मशीन दे सकता है फिजिकल मशीन पे। अच्छा जी, ठीक है। मैम ये एक जी जी। सॉफ्टवेयर है जो हमें ना एक वर्चुअल मशीन पे क्या कहते हैं, एक मशीन होती है हार्डवेयर की जो हमारे पास ना, जिसपे हम बहुत सारे सर्वर क्रिएट कर सकते हैं इसी की मदद से। अच्छा ठीक है। अच्छा सही बता रहे हैं आप लोग। हमारे पास जो है हाइपरवाइजर जो है ये बेसिकली एक तो वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करने के लिए एक लेयर होती है, ठीक है। मतलब थ्रू हाइपरवाइजर यू कैन क्रिएट वर्चुअल मशीन। सिंपल डेफिनेशन इसकी है कि विदाउट हाइपरवाइजर यू कैन नॉट क्रिएट वर्चुअल मशीन, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। आप लोग को अगर वर्चुअल मशीन बनानी है और अगर आप लोगों को वर्चुअलाइजेशन इनेबल करनी है तो देन आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होती है, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरवाइजर, ठीक है। तो हाइपरवाइजर जो है वो एक जनरल टर्म है। जैसे हमारे पास मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग को अगर याद हो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक जनरल टर्म है। देन फिर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, जो लिनक्स है जो है वो अपना उनका अपना ये लिनक्स जो है एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन शॉर्ट हाइपरवाइजर जो है ये हमारे पास एक जनरल टर्म है। देन डिफरेंट वेंडर्स जो है वो फिर क्या करते हैं कि अपना अपना हाइपरवाइजर जो है वो बनाते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त VMware का टाइप 2 हाइपरवाइजर जिसको हम लोग कहते हैं VMware वर्कस्टेशन, और टाइप 1 हाइपरवाइजर को हम लोग कहते हैं ESXi, ठीक है। इसी तरह और कंप्यूटर बॉक्स आपके पास एक हाइपरवाइजर है। इसी तरह हाइपर वी आपके पास एक हाइपरवाइजर है माइक्रोसॉफ्ट का। तो इन शॉर्ट ये जो है डिफरेंट वेंडर जो है आपके लिए हाइपरवाइजर बनाते हैं जिसके ऊपर आप लोग फिर अपनी वर्चुअलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। और जिन्होंने ये डेफिनेशन बताई कि एक हार्डवेयर के ऊपर हम लोग जिन्होंने ये डेफिनेशन बताई कि एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम लोग जो है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट इसका मतलब यही है कि आपके पास जो यहाँ पर एक हार्डवेयर है, तो इसके ऊपर मेरे पास विंडोज 10 का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, देन हाइपरवाइजर होगा, देन उसके ऊपर वर्चुअल मशीन होगा, वर्चुअल मशीन के ऊपर आप लिनक्स इंस्टॉल कर दें, इस पर आप सर्वर इंस्टॉल कर लें। तो इन शॉर्ट एक ही हार्डवेयर के ऊपर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन करवा सकते हैं। तो जिन्होंने ये डेफिनेशन बताई ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए याद रखिए हाइपरवाइजर की स्टोरी यहाँ पर क्यों मैं लेकर आई हूँ। याद रखिए जब भी हम लोग एक मशीन के ऊपर हाइपरवाइजर जो है वो इंस्टॉल करते हैं ना, जनरल टर्म में मैं बता रही हूँ, तो उसी हार्डवेयर के ऊपर कुछ वर्चुअल स्विचेस जो है वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं VMware वर्कस्टेशन की बात करूँ इस वक्त हम लोग जो यूज कर रहे हैं, तो जिन्होंने VMware वर्कस्टेशन जो है वो इंस्टॉल किया है तो वो इस बात को फॉलो करें, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पर आ जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है आप आ जाएंगे मेरे फिजिकल लैपटॉप की सेटिंग में दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप आ जाए चेंज एडाप्टर सेटिंग में, तो यहाँ पर आपको ना दो एडाप्टर्स नजर आ रहे होंगे। एक आपको नजर आ रहा है VMnet 1 और एक आपको नजर आ रहा है VMnet 8, ठीक है। तो ये अगर जब आप लोगों ने वर्क स्टेशन इंस्टॉल नहीं किया था तो तब ये नेटवर्क एडाप्टर जो है यहाँ पर मौजूद नहीं थे, ठीक है। तो इन शॉर्ट बताना मैं ये चाह रही हूँ कि जब भी एक हाइपरवाइजर आप एक हार्डवेयर के ऊपर जो है इंस्टॉल करते हैं तो देन कुछ वर्चुअल स्विचेस जो है वो बनते हैं फॉर वर्चुअल मशीन कम्युनिकेशन। देखिए आपकी जो वर्चुअल मशीन आप लोग क्रिएट करते हैं ना हाइपरवाइजर के ऊपर, ये आपने सोचा कि आपस में कैसे कम्युनिकेशन कर पाते हैं, कैसी कनेक्टिविटी इनकी कैसी हुई है, या जो है ये आउट ऑफ द नेटवर्क कैसे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, या आउट ऑफ द नेटवर्क इनके साथ कोई कैसे कम्युनिकेशन कर पा रहा है, या ये VM जो है ये अपने होस्ट के साथ कम्युनिकेशन जो है वो कैसे कर पा रहे हैं। तो ये आपकी बैकएंड पे वर्चुअल नेटवर्किंग सारी चल रही है, ठीक है।
अच्छा जी, तो हमारे पास क्या हुआ कि एक तो इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो पता चल जाती है आपको डीएचसीपी सर्वर की। दूसरी बात ये, ऑफर में ये इसको कुछ आईपी एड्रेसेस जो है वो ऑफर करता है। कौन से आईपी एड्रेसेस? इसको आप ये समझ सकते हैं कि पैकेज में अवेलेबल आईपी एड्रेसेस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जैसे ये इसको ऑफर करता है कि ये आईपी एड्रेस जो है ये मतलब आपको वो डीएचसीपी सर्वर जो है वो जैसे ऑफर करता है, देन इसमें ना बैकएंड पे कुछ चीजें जो है वो चेक हो रही होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा, या कोई इसमें ये आईपी जो है वो एक्सक्लूड तो नहीं है। वो आप इंशाल्लाह आगे जाकर पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट अगर सब कुछ ठीक रहता है तो क्या होता है कि ये जो मशीन है ये इसी आईपी एड्रेस के लिए वापस अपने डीएचसीपी सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि ये आईपी एड्रेस है ये आप मुझे दे दें। तो एक्नॉलेज वो मैसेज होता है, फाइनल मैसेज डीएचसीपी सर्वर की तरफ से, जिसमें फाइनली आपका आपकी ये जो मशीन है इसको इसी रेंज में जो यहाँ पर डिफाइन हुआ होगा उसी रेंज में एक आईपी एड्रेस जो है वो क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर में सारा स्कोप जो है वो वहां पर डिफाइन होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस कॉन्सेप्ट की, ये बड़ा जरूरी है। अगर इस चीज का आपको पता नहीं है तो देन नेटवर्किंग जो है वो बड़ा इशू बना देता है। आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होंगे और आपको आइडिया नहीं होगा कि क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोगों ने समझना है। बैकएंड की स्टोरीज को भी आप लोगों ने समझना है। अभी तक मैंने आपको ये बताया होगा कि नेट और होस्ट और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आज उसके मैंने रीजन बता दिया कि बैकएंड पर हर एक का अपना डिफरेंट स्विच बनता है, डिफरेंट स्विचेस में डिफरेंट नेटवर्क होते हैं। तो फिर हमारे पास ये वाली सिचुएशन होती है और हम लोग इनको कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ठीक। तो इन शॉर्ट क्या यहाँ पर देखिए, तो आप देखिए अब मैं अगर ये लाइव मेरा बना ये सारे वर्चुअल मशीन है और मैं अपना डीएचसीपी सर्वर जो है वो भी वर्चुअल मशीन मैं फिर क्या हुआ इसके। अच्छा यहाँ डिफरेंट चीजें होती हैं मतलब हाँ जी, देखिए हमारा आईपी एड्रेस जो है वो मिल चुका है 192.168.183.128। तो ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए अभी तक ना ये विंडोज 10 नेट पर है और इसका आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली ले रहा है और आईपी एड्रेस इसको उसी रेंज में मिल रहा है। तो ये इसको कौन दे रहा है, आपकी हाइपरवाइजर का जो डीएचसीपी है जिसका रेंज जो है वो यहाँ पर आपके पास डिफाइन है, इस रेंज से इसको आईपी एड्रेस मिल रहा है। तो ये 128 से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पर देखें पहला आईपी एड्रेस 128 है। तो यहाँ अगर आप लोग देखें तो 128 है, इसको यहाँ पर असाइन है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना अभी मुझे एक सर्वर चाहिए और सर्वर पर मैंने क्या करना है, डीएचसीपी जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। तो मेरे पास RDS एक सर्वर है, ठीक है। इस पर मैं राइट क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पर मैं आ जाती हूँ स्नैपशॉट्स पर। स्नैपशॉट पर मैं आ जाती हूँ स्नैपशॉट मैनेजर पर और यहाँ पर जो है एक क्लोन में बना रही
ये आपको ये बड़े मजे के कॉन्सेप्ट है, ये मैं फिर आपको समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। इसको मैं लिख देती हूँ डी, एक क्लोन बनाने, ये मैं फिर बताती हूँ आखिर में। या आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, अपने एक स्टार्ट एक सर्वर जो है वो क्रिएट करना है, उसके ऊपर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करना है। मैं जो काम कर रही हूँ ना, तो ये मैंने बाईपास कर दिए कुछ स्टेप्स, तो मुझे ना वर्चुअल मशीन क्रिएशन की जरूरत है, ना मुझे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत है। मैंने एक क्लोन, एक फोटो कॉपी बना दी है, एक कॉपी बना दी है मैंने एक सर्वर से। तो ये बड़ा वर्चुअलाइजेशन में बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप लोगों ने कभी वीपीसीपी पढ़ा, VMware की वर्चुअलाइजेशन अगर आप लोगों ने पढ़ी, तो वहां पर आपके वो टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट होता है, क्लोन्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो है मैं आपको फिर इसका बता दूंगी, ठीक है। क्लास के एंड पर मैं ना आपको ये लैब भी छोटा सा करवाती हूँ, ताकि आपको दोबारा दोबारा वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। एक मुझे नया VM मिलेगा विद सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ना अगर मैं अभी स्कोप की बात करूं, जो हमें अभी सर्वर मिलेगा, ये जो आपने क्लोन बनाया है, हाँ, तो आपने आरडीएस जी को जी लिया, तो उसमें जो हमने आरडीएस के जो चीजें फॉलो की थी, जिस तरह कुछ हमने जी उस जी पे रेस्ट्रिक्शन रखी थी, तो इस पे वो नहीं होंगी, जी फिर जी ये हमारा सिंपल ही सर्वर होगा जिस पे हम कोई भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ा आरडीएस अच्छा की क्वेश्चन ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर इस बात को समझे, देखिए आरडीएस का जब मैंने क्लोन लिया था ना, यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर सॉरी स्नैपशॉट जब मैंने लिया था ना, तो वो मैंने तब नहीं लिया था जब मैंने आरडीएस की सारी सर्विसेज इंस्टॉल कर दी थी और एप्लीकेशन जो है वो पब्लिश कर दी थी। मैंने तब नहीं लिया था, मैंने ये स्नैपशॉट तब लिया था जब मैंने इस पर सिर्फ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था, ठीक है। जैसे मैंने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, वहां पर मैंने इसका एक स्नैपशॉट ले लिया। उसके बाद जितना काम हुआ है ना, वो इधर है, वो भी इस स्नैपशॉट में नहीं है। वो तब आएगा कि जब मैं इस आरडीएस का भी दोबारा एक स्नैपशॉट जो है वो मैं देखें। अभी ना इस आरडीएस पे मैंने राइट क्लिक किया, मैं स्नैपशॉट्स पर आई, और यहाँ पर मैंने टेक अ स्नैपशॉट किया, और यहाँ पर मैंने लिखा RDS इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा वो वाला स्नैपशॉट है जिस पर RDS की सारी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिलेंगे, अगर यहाँ से मैं भी क्लोन कर लूँ। अगर मैं भी इधर से क्लोन करूँ, तो मुझे वो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि वो सारी वो RDS वाली सेटिंग मिलेंगी, वो RDS सर्विसेज इंस्टॉल, सर्विस इंस्टॉल नहीं की थी मैंने, जस्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया और देन उसका स्नैपशॉट मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे बार बार जरूरत पड़ती है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने, ठीक है। तो ये स्टोरी है आपकी। अच्छा जी, क्लोन मैंने बना दिया। आप लोग के केस में एक वर्चुअल मशीन, ऊपर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, और देन उस पर आप सिंपल क्या कर दें, लॉगिन ले लें, ठीक है। देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा, आपका नाम तो मैंने नहीं देखा। ये स्नैपशॉट इवन मैंने उस टाइम लिया था जब मैंने इसको डोमेन का मेंबर भी नहीं बनाया था, ठीक है। मैंने बस सिर्फ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन की थी और मैंने एक स्नैपशॉट बना के रख दिया था। तो अब ये ना मुझे उधर से ही मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। यहाँ पर अगर मैं इस पर लॉगिन हो जाऊँ, और ये सर्वर मैनेजर जो है ये अगर मैं ओपन कर दूं यहाँ पर, ये किसने मैसेज किया है ग्रुप में, क्लास में इन कर दें, कब से वेट कर रहे हैं। यहाँ पर तो कोई अच्छा जी, यहाँ पर देखें, अभी ना जो आईपी एड्रेस जो है उस सर्वर का था ना, वही आईपी एड्रेस जो है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा। जो नाम उसका था वही नाम जो है वो हमें यहाँ पर मिलेगा। क्रोम में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि खैर हम उसको सेट कर सकते हैं। इसकी ट्रबल शूटिंग होती है, SID जो है वो आप चेंज करते हैं वगैरह वगैरह। इसका हमारे पास जो है एक का होता है, कुछ सेटिंग हमारे पास होती है, ठीक है। इसके बाकी सेटिंग्स में अगर देख लें, प्रॉपर्टीज पे चली जाऊँ, तो DNS पे हमें ये रहनी चाहिए, जरूरत नहीं है। और ये 183.10 और बाकी सेटिंग्स बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इन शॉर्ट हमारे पास एक वर्चुअल मशीन
विथ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम 2022 इंस्टॉल्ड जो है वो हमें यहाँ पर मिल गया। कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले आपके पास आता है आईपी की रेंज। ठीक है, आईपी की रेंज मतलब ये कि फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास ये सारा आपने जो है वो बनाया है, ठीक है, ये जो आपने यहाँ पर ना एक पूरा नेटवर्क से जो है वो आपने बनाया है, और इस नेटवर्क में आप लोग जो है वो डिफाइन करेंगे कि मेरे इस नेटवर्क में जितने मशीन्स होंगे उनको कहाँ से कहाँ तक आईपी एड्रेस जो है वो मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आईपी रेंज जो है वो डिफाइन करूँ 192.168.183.10, मतलब यहाँ से पहला आईपी एड्रेस जो है वो मेरा 10 होगा, मतलब 10 से जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, 192.168.183.50 तक जो है मेरे आईपी एड्रेसेस जो है वो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे एसआर डिपार्टमेंट के लिए जो है ये रेंज मैं सेट कर रही हूँ, और एसआर ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आईपी रेंज जो है वो कहलाता है। ठीक है, चलिए मैं दोबारा बना देती हूँ। आईपी हम लोगों ने जो है वो स्कोप क्रिएट करना, स्कोप में हमारे पास जो है वो है आईपी रेंज। ठीक है, आईपी रेंज में दोबारा मैं बता देती हूँ कि हमारे पास वो वाला रेंज होता है जिसको हम जिसके अंदर अंदर ही हम लोग को क्या करना होता है, आईपी एड्रेसेस जो है वो असाइन करने होते हैं। ठीक है, 183.10 टू 192.168.183.50। ठीक है, ये आपका रेंज होगा जिसमें आप आपने जो है अपना डिफरेंट आपने सर्वर्स रखे हुए हैं जिनको आपने स्टैटिक आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि वो आईपी एड्रेसेस और वो आईपी एड्रेसेस इस रेंज में भी आ रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि वो वाले आईपी एड्रेसेस जो है मेरी मशीन्स को असाइन ना हो, तो देन वो रेंज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मिलना चाहिए, 10 मिनट के बाद ये आईपी एड्रेस से वापस ले लीजिए, या 10 घंटों के लिए आप देना चाह रहे हैं, यूज के हिसाब का हो सकता है। इन शॉर्ट आप क्या कर सकते हैं, आप जो है लीज टाइम जो है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लीज टाइम के डिफरेंट यूज केसेस हो सकते हैं। अभी हमारे पास उसमें प्रोजेक्ट में हमारे पास एक स्टूडेंट है जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो कह रहे हैं कि मैंने लीस्ट टाइम हर एक उसके लिए 10 मिनट रखा हुआ कि बस 10 मिनट के लिए जो है वो आईपी एड्रेस जो है उनको मिले 10 मिनट से, और एयरपोर्ट पे जो है आप सिर्फ 3 घंटों के लिए जो वेटिंग
लाउंज है उसमें आप बैठे हैं और आप पब्लिक इंटरनेट के साथ आप कनेक्टेड हैं, ठीक है, और वहां पर आपको लैन में कनेक्ट होने के लिए आईपी एड्रेस की जरूरत है। और आईपी एड्रेस का जो लीस्ट टाइम है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने सेट किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स, ठीक है। वो बंदा जो है वो 3 घंटे गुजार के चला जाता है, देन क्या होगा कि बाकी जितने भी घंटे थे, 21 जो घंटे हमारे पास बैकएंड पे रहेगी, 21 घंटों के लिए वो आईपी एड्रेस जो है वो एक तरह से वेस्ट हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका डीएचसीपी सर्वर जो है वो आईपी एड्रेस किसी और मशीन को भी असाइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे के लिए उस आईपी एड्रेस को भूल चुका है, उसको पता है कि ये आईपी एड्रेस जो है किसी को असाइन है, और वो बंदा जो है उस नेटवर्क में है ही नहीं, वो निकल चुका है, तो देन आपने वो आईपी एड्रेस को वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है वो इस तरीके से करनी चाहिए ताकि आपके आईपी एड्रेस जो है वो वेस्ट ना हो, पूरी कैलकुलेशन जो है वो करनी चाहिए। मतलब बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है, जो आपके पास स्टैटिक सर्वर्स हैं जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में है, और उसको आप जो है वो ऐसे मशीन्स हैं जो पोर्टेबल नहीं है, जो नेटवर्क नहीं चेंज करेंगे, वो इधर ही पड़े, तो उसको आप दिनों के हिसाब से जो है वो दे दें, लीस्ट टाइम दे दें। और जो आपके क्लाइंट्स हैं, मतलब पोर्टेबल डिवाइसेस हैं जो इन आउट होते जा रहे हैं, उनको आप एक एक घंटे की या यूज केस हो सकते हैं। इन शॉर्ट हर एक नेटवर्क के लिए आप लीज जो है वो क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं आईपी रिजर्वेशन, ठीक है। आईपी रिजर्वेशन का क्या मतलब है, इस बात को आप समझे। सपोज करें आपके पास जो है यहाँ पर ये डोमेन कंट्रोलर जो है आपका डीएनएस भी है, डीएनएस का आईपी एड्रेस है 183.14, और आपने इन सारे मशीन्स के डीएनएस की सेटिंग में आईपी एड्रेस दिया हुआ है 183.14। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके डीएनएस के सर्वर का आईपी एड्रेस स्टैटिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अपने क्लाइंट्स को बताया हुआ है कि .14 जो है वो आपका डीएनएस का सर्वर है, और अगर यहाँ पर ना स्टैटिक ना होती, डायनेमिक होती, तो वो क्या होता, वो चेंज हो सकता था आफ्टर लीज टाइम, या डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, वो चेंज हो सकता है। वो जैसे ही चेंज हो जाता है, आपके क्लाइंट्स को तो पुराना वाला आईपी एड्रेस पता है, तो अब वो डीएनएस के साथ कनेक्शन नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, डीएनएस की क्वेरी सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसको स्टैटिक कर देते थे। लेकिन अगर आपके पास डीएचसीपी की नॉलेज है और आईपी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो आपको ये बात का पता होगा कि आईपी रिजर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैक एड्रेस को बाइंड करते हैं किसके साथ, आईपी एड्रेस के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे डीएनएस सर्वर को मैं ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस लूं और हमेशा जो है इसको .14 का आईपी एड्रेस मिले, तो मैं क्या करूंगी, डीएनएस के सर्वर के मैक एड्रेस को .14 आईपी एड्रेस के साथ मैं बाइंड कर दूंगी। तो फिर जब भी डीएचसीपी सर्विस अपनी देगा, डोरा प्रोसेस जो है वो जब भी चलेगा, तो इस मैक एड्रेस के साथ जो डीएनएस का है उसके साथ हमेशा .14 का ही आईपी एड्रेस अटैच होगा, तो देन कंफ्लिक्ट भी नहीं आएगा, वो स्टैटिक आईपी एड्रेस भी आपको देने नहीं पड़ रहा है, और आपका वो मसला भी नहीं आ रहा है कि क्लाइंट जो है वो 14 को एक्सेस कर रहा है, मिल रहा है उसको दूसरा कोई, ठीक है। तो ये आपके पास आईपी रिजर्वेशन जो है वो है, एक मशीन के लिए आप एक आईपी एड्रेस को रिजर्व करवा देते हैं कि इस मशीन के अलावा ये आईपी एड्रेस जो है वो किसी को ना मिले, ठीक है। तो ये आपकी स्कोप कहलाता है, सही है। जैसे सी डीएचसीपी सर्वर आपका कॉन्फ़िगर हो चुका है, यहाँ पर आपने कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने कुछ ये सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह आप लोगों ने यहाँ पर डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से, इसमें कॉन्फ़िगरेशन की कोई खास चीज नहीं है। यहाँ पर ये डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आप क्रिएट करते तो इस पर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। इन शॉर्ट डीएचसीपी को आप एक डोमेन कंट्रोलर के ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको क्लोज किया और मैं टूल्स पर आ गई। टूल्स पर आने के बाद जो है डीएचसीपी का टूल मैंने ओपन किया, तो अब जो है इस पर समझाने वाली कोई चीज नहीं, जो मैंने आपको समझाना था वो यहाँ पर मैं समझा चुकी हूँ। हम लोगों ने जस्ट कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। देखिए जैसे ही आप डीएचसीपी टूल पर आ गए, डीएचसीपी सर IPv4 के लिए भी और IPv6 के लिए भी, ठीक है। मैंने क्या ऐड स्कोप. A scope is a range of IP addresses assigned to computers requesting a dynamic IP address. You must create and configure a scope. मैं बता रही हूँ. सिंपल आपने क्या करना है, हमने न्यू स्कोप क्रिएट करना है IPv4 के लिए. राइट क्लिक किया आपने, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है न्यू स्कोप का, और जैसे ही इसको नेक्स्ट किया तो आपने क्या करना है, एक
ये है वगैरह वगैरह, ठीक है। नेम दे दिया आपने, नेक्स्ट कर दिया। ये आपके पास क्या आ गया, आईपी रेंज। आईपी रेंज आपको पता है, ये जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, कि आपने यहाँ पर, ये आपका यूज केस हो सकता है कि आपने फिर डिफाइन करना है कि कितनी रेंज में आपने यहाँ आखिरी जो आईपी एड्रेस होगा वो 50 होगा। 50 से जो है वो न इसको लाइन मिल सकता है, इस लाइन मशीन को 3.51 मिल सकते हैं। इसके बीच में कोई भी आईपी एड्रेस जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है। सबनेटिंग आप कर सकते हैं, अगर आपने जो है इसकी लेंथ जो है वो 25 करनी है, 26 करनी है, वो भी आपका हो सकता है। हम लोग /24 के साथ ही जा रहे हैं, ठीक है। सबनेट मास्क ये होगा। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, अच्छा एड एक्सक्लूजन रेंज पे आप चाह रहे हैं कि ये एक आईपी एड्रेस है जो मैंने किसी प्रिंटर को दिया हुआ है, ये आईपी एड्रेस जो है ये मेरी किसी मशीन को नहीं मिलना चाहिए, तो विद इन रेंज आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। आप एक सिंगल आईपी एड्रेस भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, और आप स्टार्टिंग टू एंड आईपी एक रेंज भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि मैं कहूँ कि 15 to 20 जो है ये आईपी का रेंज जो है ये मेरे मशीन को असाइन नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल मैंने ऐड किया, इसको नेक्स्ट किया। ये आपकी लीज ड्यूरेशन है। बाय डिफॉल्ट आपको 8 डेज की लीज ड्यूरेशन जो है वो मिलती है, कि ये आईपी एड्रेसेस इस नेटवर्क में जितने मशीन को मिलेंगे 8 दिनों तक वो मशीन को आप क्या करते हैं, सिर्फ आईपी एड्रेसेस नहीं देते हैं, आप सबनेट मास्क दे रहे होते हैं, आप डिफॉल्ट गेटवे दे रहे होते हैं, आप डीएनएस सर्वर दे रहे होते हैं। अगर तो आपने वो वाली कॉन्फ़िगरेशन भी करनी है तो देन यस आई वांट टू कन्वर्ट गेटवे बता रहे हैं। अगर तो नहीं करनी तो नो कर दें, लेकिन हम लोगों ने करनी है तो ये आईपी एड्रेस जो है आपके लैन के इंटरफेस पर यूज किए, तो ये फिर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे, ठीक है। नॉर्मली जो है हम लोग ये नेटवर्क का जो दूसरा आईपी एड्रेस होता है, पहले नेटवर्क आईडी होती है, दूसरा आईपी एड्रेस होता है, वही हम लोग डिफॉल्ट गेटवे जो वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो डिफाइन करना होता है, ठीक। एक और चीज पे मैंने आप लोग को बताई थी कि डीएचसीपी के थ्रू इवन आप पेरेंट डोमेन को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप जो डोमेन का नाम लिख लें kpitp.local, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जो डीएनएस सर्वर आप यूज करवाना चाह रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, वो डीएनएस की आईपी आपने यहाँ पर लिख देनी है, आपने ऐड कर देना है, और वो डीएनएस जो है आपके सारे क्लाइंट्स को जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया, इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, नेक्स्ट किया। और ये अच्छा स्कोप जो है तो वो आप बनाकर रख भी सकते हैं, फॉर लेटर यूज भी आप यूज कर सकते हैं, देन आप उसको फौरी तौर पर एक्टिवेट भी करवा सकते हैं। यस आई वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप नाउ, नो आई विल एक्टिवेट दिस स्कोप लेटर। हमें अभी एक्टिवेट करना है, क्योंकि हम लोगों ने वेरीफाई करवाना है, हम लोगों ने चेक करना है कि हमारा स्कोप काम कर भी रहा है यानी। नेक्स्ट किया, फिनिश किया, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, स्कोप जो है वो आपका यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका डीएचसीपी सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। कोई मुझे स्टूडेंट बताएं, समझ आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके, क्वेश्चन आप पूछे। अच्छा मैं बार बार इसलिए नहीं पूछती कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग को समझ आ रही है। अच्छा जी देखिए, डीएचसीपी सर्वर हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, मतलब ये कि हमारे पास जो ये नेट का नेटवर्क चल रहा था यहाँ पर 192.168.183, इसमें एक सर्वर जो है वो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा, अब जितनी भी मशीन हमारे पास नेट में कनेक्टेड होंगी और 183 के रेंज में आएंगे, बस ठीक है। चलिए जी, मैं ना विंडोज 10 की एक मशीन को मैं ओपन करती हूँ, और इसकी सेटिंग जो है अगर मैं देख लूँ, ले रहा है ऑटोमेटिक पर, ही है बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा इसको मैंने क्या किया, इसको इसकी आईपी एड्रेस अब मैंने चेक करना कि मुझे उसी रेंज से आईपी एड्रेस मिल रहा है, यानी आईपी कॉन्फ़िग मैंने किया, लेकिन ये मुझे आईपी एड्रेस जो है वो उस रेंज से नहीं दे रहा है। कोई मुझे बता सकता है क्यों? डिफॉल्ट
रीजन इसका ये है कि ये जो आईपी एड्रेस ये ले रहे हैं जो डिफॉल्ट के ये जो डीएचसीपी है ये वहां से ले रहे हैं, ठीक है। हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप लोग को बैकएंड पे डीएचसीपी आईएसपी की डीएचसीपी डिसेबल करनी पड़ेगी और नेटवर्किंग के एनवायरनमेंट में आप लोग को अपने वर्चुअल नेटवर्किंग की सेटिंग जो है वो देखनी पड़ेगी। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आना है एडिट सेटिंग्स पर, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पर आने के बाद नेट का जो डीएचसीपी है वो मैंने यहाँ से डिसेबल करवाना है, ठीक है। इसको मैंने अनचेक किया, अप्लाई किया और इसको मैंने फिर क्या किया, इसके बाद ओके किया। तो क्या हुआ कि बैकएंड का डीएचसीपी मेरा यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। अब मेरा ये जो अपना डीएचसीपी है ना अब ये काम करेगा, क्यों? क्योंकि वो जब डिस्कवरी कर रहा था ना तो डिस्कवरी में उसने क्या किया, उसने पहले इस वाले डीएचसीपी को डिस्कवर किया, ठीक है। दोबारा मैं देखती हूँ, अच्छा जी। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमें ना हमारे पास एक कमांड है आईपी कॉन्फ़िग और आईपी रिलीज का, ठीक है। रिलीज से क्या होता है कि वो जो प्रीवियस आईपी एड्रेस होती है उसको हम लोग फोर्सफुली रिलीज करवाते हैं और रिन्यू का मतलब ये होता है कि हम लोग दोबारा डोरा प्रोसेस जो है वो यहाँ से चला रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आईपी रिन्यू किया और अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये दोबारा डोरा प्रोसेस जो है वो चला रहे हैं। अब ये डीएचसीपी सर्वर को डिस्कवर कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस वाले डोरा प्रोसेस में जो हमारा लोकल डीएचसीपी सर्वर बना था ये इसको डिस्कवर करता है या नहीं। अच्छा ठीक है, एरर आया लेकिन देखते हैं फिर भी आईपी एड्रेस इसने लिया या नहीं। आईपी कॉन्फ़िग मैंने किया, हाँ जी। ये अगर आप लोग देखें तो अब आपके स्कोप का आईपी एड्रेस जो है वो आपको मिल चुका है 192.168.183.11, वही रेंज जो आपने डिफाइन किया था उसी रेंज में आईपी एड्रेस आपको मिल गया। और 192.168.183.1 डिफॉल्ट गेटवे जो है वो आपने दिया था, तो उसी रेंज से उसने क्या किया, आईपी एड्रेस जो है वो दे दिया। पहले क्या दिया था इसने 128 चूंकि आपके नेट का डीएचसीपी था वहां से इसने दिया। और अब जो है इसने डोरा प्रोसेस में अपना डीएचसीपी सर्वर जो लोकल डीएचसीपी सर्वर है उसको इसने डिस्कवर किया और इसने यही आईपी एड्रेसेस उसी रेंज में इसको दे दी, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है कि एक डीएचसीपी सर्वर तो मैंने डाउन कर दिया यहाँ से, इसको मैंने डिसेबल कर दिया तो ये तो मैंने डाउन कर दिया। अब मेरा अपना जो डीएचसीपी सर्वर है जो अभी तक बिल्कुल ठीक काम कर रहा है उसी के स्कोप में से उसको आईपी एड्रेस मिल गया, अगर मैं इसको भी डाउन कर दूं, इन शॉर्ट इसको मैं ऑफ कर दूं, तो अब क्या होगा? मुझे आप लोगों से सवाल पूछना है कि मैंने अपना डीएचसीपी सर्वर जो है वो नेटवर्क से गायब हो गया, वो ऑफ हो गया, क्या मुझे अभी भी इसी रेंज से आईपी एड्रेस मिलेगा जो स्कोप मैंने वहां पर डिफाइन किया था? No match. नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अगर मैं इसको आईपी कॉन्फ़िग कर दूं तो देखिए स्टिल मुझे आईपी एड्रेस मिल रहा है, रीजन बता सकते हैं कोई क्यों मिल रहा है ये आईपी एड्रेस? मैम क्योंकि इस पे एक दफा ना उसका उस रेंज का आईपी जो है ना वो एडवर्टाइज हो चुका है ना, हाँ तो जब एक दफा एडवर्टाइज हो जाता है तो अगर हम उसका आईडीएसपी बंद भी कर देते हैं तो वो नेटवर्क तो पड़ा है, वो आईपी तो हमारा उसमें असाइन हुआ पड़ा है। जी देखिए, बैकएंड की स्टोरी ये है कि लीज टाइम 8 दिनों तक ये आईपी एड्रेस जो है ये इसको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीज आपने जो है वो यहाँ पर डिफाइन की हुई है कि ये आईपी एड्रेस जो है वो उसको कि मैं इससे ये आईपी एड्रेस जो है ये क्या करूं, ये मैं फोर्सफुली इससे रिलीज करवा दूं और फिर मैं इसको फोर्सफुली कहूं कि डोरा प्रोसेस जो है वो दोबारा चलाए, जिसके लिए कमांड है आईपी कॉन्फ़िग/रिन्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दोबारा क्या करेगा, डोरा प्रोसेस जो है वो चलाएगा, ये अपने नेटवर्क में क्या करेगा, दोबारा एक अच्छा जी, नमाज का टाइम तो मतलब क्या कि ये दोबारा नेटवर्क में डीएचसीपी का जो सर्वर है उसको क्या कर रहा है, उसको डिस्कवर कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये डिस्कवर नहीं कर पाए क्योंकि आपके बैकएंड का डीएचसीपी डिसेबल है और आपका जो अपना सर्वर है वो भी डाउन किया हुआ है। तो इस केस में देखते हैं कि इसको कौन सा आईपी एड्रेस जो है वो मिलता है। आप लोग क्या कहते हैं कि अभी इसको आईपी एड्रेस साइन होगा या नहीं? वो लीस्ट टाइम मेरी स्टोरी भी खत्म हो गई।
हम देखते हैं, ठीक है। देखिए ये अभी क्यों इतना टाइम ले रहा है, ये वो डोरा प्रोसेस जो है वो चला रहा है, डिस्कवरी कर रहा है, बट इसको ऑफर ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन होती है कि जब आपका डीएचसीपी जो है वो फेल हो जाता है आपको आईपी एड्रेस देने में, आपका डोरा प्रोसेस जो है वो फेल हो जाता है, तो देन जब तक वो सर्वर जो है वो अप नहीं होता तब तक आपका जो, तो आपके पास यहाँ पर एक रेंज आ जाती है 169.254.0.1 से स्टार्ट होता है, 169.254.255.254 पर ये रेंज जो है ये खत्म होती है। तो ये रेंज जो है एज ए सिस्टम एक्सपर्ट्स आपको ना या नेटवर्क स्पेशल एक्सपर्ट्स आपको इस रेंज का आइडिया, आपके पास डिफरेंट रेंजेस है ना, क्लासेस हैं आपके पास डिफरेंट, तो उस क्लास में जो ये रेंज है ये रिजर्व है आपके पीपा आईपी एड्रेसेस के लिए। अगर मैं कहूँ व्हाट इज अ पीपा आईपी एड्रेसिंग, तो यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन देगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो आपको कह रहा है कि automatic private IP addresses refers to the feature implemented in the Microsoft Windows operating system that allows the device to automatically assign IP addresses to themselves when they cannot get an IP addresses from the dynamic host configuration protocol। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद को IP एड्रेस जो है वो असाइन करता है कब, जब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आईपी एड्रेसेस वहां से नहीं मिलती, वो आपका जो है सर्वर जो है वो डाउन होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अपीपा के बारे में आप पढ़ भी लें या इसका प्रोसेस क्या होता है। ऐसा ऐसा भी नहीं होता कि अपीपा आईपी एड्रेस दे के बस वो मशीन खुश होकर बैठ जाएगा, ये दोबारा दोबारा क्या करेगा, डिस्कवरी जो है वो करता रहेगा, हर कुछ टाइम बाद दोबारा प्रोसेस जो है वो रन करेगा। जब इसको अपने उस नेटवर्क में डोरा सॉरी डिस्कवरी जो है वो सक्सेसफुल हो गई इसकी, मतलब सर्वर जो है वो इसको आप मिल गया, तो देन ये पीपा आईपी एड्रेसेस जो है ये रिप्लेस हो जाते हैं, वही उस स्कोप में से एक आईपी एड्रेस जो है आपको असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये नॉलेज होती है ना, ये इन्फॉर्मेशन के 169 जो है पीपा की रेंज होती है, ये बड़ी ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी जरूरी होती है। अब देखिए बीइंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ना, आप सिर्फ इस रेंज से, या बीइंग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप सिर्फ इस रेंज से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका डीएचसीपी सर्वर जो है वो डाउन है। जैसे ही आपने रेंज देखी 169 में, तो आप क्लिक हो गए कि मेरा सर्वर जो है वो डाउन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब सर्वर डाउन होता है तभी आपको इस रेंज में आईपी एड्रेस जो है वो मिलता है, ठीक है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर लें, इसके बाद जो है दोबारा अपना डीएचसीपी सर्वर जो है उसको ऑफ कर लें, देन आईपी रिलीज रिन्यू कर लें, तो फिर आपको उसी रेंज में जो है वो आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगी। क्लियर है? Yes, तो ये पीपा आईपी एड्रेसेस जो है ये बेसिकली आपको ये वाली स्टोरी होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने डीएचसीपी को डिस्कस किया, डीएचसीपी का मैं थोड़ा बहुत समराइज कर देती हूँ आप लोग को। मैंने बताया कि डीएचसीपी हमारे पास डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन एक प्रोटोकॉल है जो हमारे पास नेटवर्क के एंड पर भी कॉन्फ़िगर हो सकता है, राउटर पर, और सर्वर के एंड पर भी कॉन्फ़िगर हो सकता है सिस्टम साइड पर, ठीक है। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टैटिक आईपी एड्रेसेस, मैन्युअली आईपी एड्रेसेस देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम लोग अपने सारी मशीन्स को स्टैटिक आईपी एड्रेसेस नहीं दे सकते, सिर्फ टाइम कंजम्पशन के लिए नहीं, हम लोग वो सारी अपने पास रिकॉर्ड भी नहीं बना सकते कि ओवरलैप ना हो जाए ये, या पहले यूज हुई हो ऐसा ना हो दोबारा मतलब ये यूज हो जाए, ठीक है। सैनिक उनका पीछा करेंगे और फिर साइरस तक पहुंचने का रास्ता। अच्छा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो हम लोग यूज करते हैं, ये होता कैसे है कि आपके पास अगर लोकली हम लोग बात करें तो हमारे पास नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर जो है वो हम लोग रखते हैं, हार्ड सर्वर हार्डवेयर रखते हैं, ऊपर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, दैट डीएचसीपी का स्कोप जो है वो हम लोगों ने डिफाइन किया, उसकी रेंज, एक्सक्लूजन, लीव एंड रिजर्वेशन वगैरह, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग अपने बैकएंड के आईएसपी की डीएचसीपी को डिसेबल करते हैं ताकि वो वाला स्कोप जो है वो यहाँ पर अप्लाई ना हो, हमारा अपना जो कस्टम स्कोप है वो यहाँ पर अप्लाई हो। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक मशीन जो है उसको उसकी सेटिंग रखते हैं हम लोग ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसेस पर, देन वो जैसे ही नेटवर्क में कनेक्ट होता है तो देन वो डोरा प्रोसेस चलाता है, डिस्कवरी करता है, ब्रॉडकास्ट करता है पूरे नेटवर्क पर। ब्रॉडकास्टिंग में जो है अगर उस पोर्ट पर उस डीएचसीपी को जो है मिल जाता है, उसका उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको मिल जाती है, देन डीएचसीपी क्या करता है, ऑफर का मैसेज करता है कि आईपी एड्रेस जो है उसको ऑफर करवाता है। देन अगर इस मशीन को वो आईपी एड्रेस ठीक लगता है तो देन उसी के लिए वो आपके डीएचसीपी सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, और एक्नॉलेजमेंट के स्टेप में आपकी इस मशीन को आईपी एड्रेस जो है वो असाइन हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर विद इन दिस रेंज ही असाइन होता है।
और फिर ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देखा कि व्हाट इफ आपको डीएचसीपी सर्वर डाउन है, तो देन आपका पीपा आईपी एड्रेस जो है वो काम में आता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही आईपी एड्रेस जो है वो एक रेंज में जो है वो देता है, और देने के बाद वो क्या करता है कि वो बार बार डोरा प्रोसेस जो है वो चलाता है। जैसे ही नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर उसको अप मिल जाता है, देन क्या होता है कि वो उसी डीएचसीपी स्कोप में से उसको एक आईपी एड्रेस जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपकी डीएचसीपी की स्टोरी थी, और अभी हम लोगों ने ना एक और टॉपिक भी करना है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, ये इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, और हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है, वो यहाँ से जो है वो स्टार्ट करते हैं, और फिर जो है क्लास को जो है वो हम लोग वाइंड अप करते हैं। ठीक है, एक और टॉपिक हमारे पास क्या है, इसमें डीएससीपी में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग बीच बीच में पूछ सकते हैं। ठीक है, एक और टॉपिक हमारे पास क्या है, हमारे पास ये टॉपिक है कि आप लोगों ने पढ़ा था एक्टिव डायरेक्टरी, आप लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या थी, हमारे पास एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट थी, एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था कि मैंने आप लोगों को कहा था जब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे थे ना, तो उसमें एक ऑप्शन था कि मिनिमम आपके पास एक नेटवर्क में 2 डोमेन कंट्रोलर्स जो है वो होने चाहिए। ठीक है, 2 डोमेन कंट्रोलर्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक डाउन हो जाता है तो देन आपकी ऑथेंटिकेशन जो है वो सारी रुक जाएगी, आपका सारा सिस्टम, आपका सारा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है। तो उस केस में आपको एक और डोमेन कंट्रोलर की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप लोगों को आइडिया है डोमेन कंट्रोलर क्या चीज है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या चीज है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये जो मेरे पास सर्वर है ना, इसको इसी सर्वर को मैं एज अ डोमेन कंट्रोलर जो है वो मैं यूज करती हूँ। पहले मैं अपने डोमेन कंट्रोलर को यहाँ पर ऑन कर दूँ। ठीक है, उसके बाद जो ये डीएचसीपी का जो सर्वर अभी मैंने बनाया है, इसी को मैं ना एज एडिशनल डोमेन जो है वो मैं बनाती हूँ। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। ठीक है, सपोज करें यहाँ पर मेरे पास एक डोमेन कंट्रोलर है, और ये मेरे पास सारे जो है आरडीएस जो है इस डोमेन कंट्रोलर का मेंबर है, डीएफएस जो है मेरे पास इस डोमेन कंट्रोलर का मेंबर है, और ये इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर मेरे ओयूज बने हुए हैं, इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर मेरे डोमेन यूजर्स हैं जो सारे इन सारी मशीन्स पर लॉग इन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी मशीन जो है ये मेरे मेंबर ऑफ डोमेन है। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रही हूँ कि हमारा पुराना टॉपिक तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसको कवर कर दिया था। मसला अब मेरे पास ये आ रहा है कि व्हाट इफ मेरा ये डोमेन कंट्रोलर जो है ये डाउन हो गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? क्या हमारे पास कोई अल्टरनेट वे है कि अगर ये डाउन हो जाए तो ये सारा सिस्टम जो है ये हमारा स्टॉप ना हो? तो बिल्कुल हमारे पास एक अल्टरनेट वे है। यहाँ पर हमारे पास है एडीसी का कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग कहते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का। हम लोग क्या करते हैं, एक और सर्वर उठाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, और उसके ऊपर हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद हमारे कुछ स्टेप्स जो है वो चेंज होते हैं। छोटा सा स्टेप है वो मैं फिर आपको बताती हूँ। तो देन क्या होता है कि हमारे पास एडीसी का कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है। ठीक है, सपोज करें ये मेरे पास मेरा डोमेन कंट्रोलर है केपीआईटीपी के नाम से। ठीक है, यहाँ पर वो जो ऑप्शंस मैंने आप लोग को समझाए थे ना, तो वो ऑप्शन जो है वो यहाँ पर उनका काम जो है वो यहाँ पर आपको भी मिलेगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक सर्वर है, वही डीएचसीपी के सर्वर है। उसी को मैं ना एज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, एज अ बैकअप डोमेन कंट्रोलर जो है वो मैं यूज करूंगी। ठीक है, पहले आप इस बात को समझो। यहाँ पर मेरे पास डोमेन कंट्रोलर जो है ये मेरा ऑन हो रहा है। मुझे पता है थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है आप लोग के लिए, क्योंकि एक बड़ा लेंथी टॉपिक हम लोगों ने डीएचसीपी का किया और उसके बाद डायरेक्ट दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन कल भी हम लोगों ने बहुत शॉर्ट क्लास ली थी, तो आज हमें ये टॉपिक जो है करना पड़ेगा। आप लोग कॉपी पेंसिल उठा दें, इसको नोट कर लें। ठीक है, बाद में डिटेल में फिर आप इसको देख लें कि क्या था हमारे पास, पॉइंट्स नोट कर लें कि हम लोगों ने क्या कुछ डिस्कस किया।
अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम लोग आ जाए तो मेरे पास ये मेरा एक डोमेन कंट्रोलर जो है ये मेरे पास इस वक्त मौजूद है। ये वही पुराना डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, वो जो हम क्रिएट आ जाऊँ और मैं इसके सेटिंग्स वगैरह देखूँ कि क्या कुछ सेटिंग्स हैं इसमें। लोकल सर्वर, यहाँ पर मैं टूल्स पर आ जाऊँ, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पर अगर मैं आ जाऊँ और यहाँ पर मैं देखूँ तो हमारे पास कौन कौन से यूजर्स है, कौन कौन से ओयूज है, ये चीजें आप लोग को पता है, ठीक है। यूब के नाम से हम लोगों ने कल एक यूजर बनाया था, शाह के नाम से यहाँ पर एक यूजर है, साद के नाम से यहाँ पर एक यूजर है, मेरे पास HR के नाम से एक ओयू है, HR के ओयू के अंदर मेरे पास एक अली यूजर है। ये सारी पुरानी स्टोरीज हैं जो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी। देखिए अब ऐसा है ना कि हमें एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की जरूरत क्यों है, एक बैकअप डोमेन कंट्रोलर की जरूरत क्यों है, ठीक है। जरूरत इसलिए है कि देखिए अली मेरे पास एक डोमेन का यूजर है, ठीक है, अली उस मशीन से लॉगिन ले रहा है जो मेंबर ऑफ डोमेन है। लेकिन अगर मेरा ये डोमेन कंट्रोलर जो है ना वो किसी भी रीजन की वजह से डाउन, या तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, या तो बिजली चली गई, या तो सर्वर की हार्ड डिस्क या रैम जो है वो खराब होगी, इन शॉर्ट कोई भी मसला है, मेरा डोमेन कंट्रोलर जो है वो डाउन है, तो मेरा सारा सिस्टम क्यों डाउन है, क्योंकि अली या शाह या साद या अयूब हमारे पास जितने यूजर्स हैं वो डोमेन कंट्रोलर के डाउन होने की सूरत पर लॉगिन ले ही नहीं सकते। लॉगिन इसलिए नहीं ले सकते कि उनकी ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही है ना, वो ये तो डोमेन यूजर है, वो ये तो लोकल यूजर नहीं है, सिस्टम डिपेंडेंसी तो उनकी नहीं है ना, तो दैट्स व्हाई उनको लॉगिन होने के लिए डोमेन कंट्रोलर की परमिशन की ऑथेंटिकेशन की जरूरत है। उसके अलावा मेरे पास HR है, HR में मेरे पास अभी एक यूजर है, HR के ऊपर जितनी पॉलिसीज वगैरह लगाई हुई है वो सारी पॉलिसीज भी मेरी सर्वर के साथ जो है वो भी डाउन है, मेरा कोई काम नहीं हो रहा, जितनी सेटिंग, जितनी पॉलिसीज, जितनी रिस्ट्रिक्शंस, परमिशंस, राइट्स, असाइनमेंट्स जो मैं ये हमारे पास यहाँ पर एक पेशावर में एक इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं लेना चाहिए, उनका पिछले दिनों जो है डोमेन कंट्रोलर जो है वो डाउन हो गया था। तो अब क्या है कि वो सारा उनका एनवायरनमेंट जो है वो वर्क ग्रुप में चल रहा है, वर्क ग्रुप में मतलब बनाना रिपब्लिक वाला काम वो करे, किसी के ऊपर कोई पॉलिसी जो है वो अप्लाई नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं, क्योंकि वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में ना रिस्ट्रिक्शंस लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप हर एक मशीन पर जाएंगे, उसके ऊपर आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इनेबल करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के थ्रू आप क्या करेंगे, अपने लोकल यूजर पर आप पॉलिसीज लगाएंगे, वैसे ही जैसे हम लोगों ने क्लाइंट साइड में किया था। तो डोमेन कंट्रोलर जो है उसके डाउन होने के बड़े मसले मसाइल, बड़े सिवियर जो है आपको कंसिक्वेंसेस जो है वो देखने पड़ते हैं अगर आपको डोमेन कंट्रोलर डाउन है। तो हम फिर क्या करते हैं, मैं इस ये जो मेरे पास ये है ना ये सर्वर, इसको मैं KPITP का मेंबर जो है वो मैं बनाना चाह रही हूँ। मैं दोबारा देखती हूँ ये जो फुली क्वालिफाइड नेम है मैं ये देती हूँ कि जैसे किसी ने कहा अभी KPITP.local, ये मुझे इशू यही क्लोन का लग रहा है, ये क्लोन में ना ये मसला मसाइल होते हैं क्योंकि ठीक है इसको रिफ्रेश करें क्या? नहीं, अच्छा ये हो सकता है, मुझे क्लोन का इशू लग रहा है क्योंकि RDS का भी यही कंप्यूटर का नाम था और सारी चीजें उसकी भी सेम थी और वो भी इसी मशीन का मेंबर था, मैं इसी डोमेन का मेंबर था। मैं देखती हूँ आई होप अभी हो जाए। KPITP.local, इसको हमने इंटर किया, ये हमारे क्लोन के ही इशू है। कंप्यूटर का नाम अच्छा बनने से कंप्यूटर का नाम चेंज करता हूँ, इसकी सेटिंग में कुछ चेंज करती हूँ। ये क्लोन नहीं होता, इसके ये इशू होते हैं क्योंकि ना कुछ सेटिंग्स आपकी क्या हो जाती है वो ओवरराइड हो जाती है ना, फिर 192.168 इसका नाम भी मैं चेंज करती हूँ यहाँ से, लेट्स से इसका नाम है मेरे को ADC।
एक दफा रिस्टार्ट करके वापस आते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको खुली हो जाए। मुझे ना ये मसला लग रहा था, इसी नाम से इसी आईपी एड्रेस से KPIT बी डॉट लोकल में यहाँ पर देखें एक ऑलरेडी एक मशीन है, वो कह रहा था ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसी वजह से ना ये इशू आ रहे थे। तो या तो मुझे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना पड़ेगा, तो अब देखते हैं अभी काम होता है या नहीं। तो चाहिए आपको के प्यासे DNS के रिकॉर्ड्स जो वो ओवर मसला। ही खून अच्छा जी, अभी हमने ना नाम भी चेंज कर दिया और आईपी एड्रेस भी हमने चेंज कर दिया। अभी ट्राई करते हैं इसको। KPITB.local इसको मैंने क्या किया, ओके किया यहाँ पर। बहुत कुछ भुला दिया जाता है, लेकिन तोमेरिस की कहानी हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। एक रानी जिसने अपने राज्य को बसाया और उसे कई देशों से सब कुछ अर्जित किया उसने, और बहुतों को उसने हराया भी। अभी भी ऐसा लगता है कि रानी तोमेरिस अपने बेटे अर्गुन के वारिस के साथ असीम स्टेपी पर स्वतंत्र रूप से घुड़सवारी कर रही। आपका दिन अच्छा हो और रातें शांति से कटे। एक्टिव डायरेक्टरी को यहाँ पर हम लोगों ने इंस्टॉल करना है। और मैंने आपको कहा था कि एक्टिव डायरेक्टरी और DNS जो है वो उसी मशीन पर इंस्टॉल होना चाहिए जहाँ पर आप लोग एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के लिए किया था तो DNS सर्वर हम लोगों ने पहले से इंस्टॉल किया था। इस बार जो है हम लोग साथ ही इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो सर्विसेज आपने चूज की, नेक्स्ट किया और इसको रिस्टार्ट को आप लोगों ने चेक किया और यही पुराना लैब जो है हम लोग दोबारा कर रहे हैं और इसको हम लोगों ने इंस्टॉल किया। तो ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन जो स्टार्ट होगी। नया काम कहाँ से स्टार्ट होगा, नए स्टेप्स कहाँ से होंगे, वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अच्छा, हमारा जब ये डोमेन कंट्रोलर डाउन होगा ना तो फिर ये जो है ये हमें सर्व करेगा एज ए डोमेन कंट्रोलर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना ये जो हमारे पास विंडोज 10 की जो मशीन है हमारे पास, जो क्लाइंट मशीन, आप लोगों ने देखा होगा 2 DNS आपको नजर आते हैं, एक एमडी और एक अल्टरनेट। तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस दे सकते हैं क्योंकि ये इसकी सर्विसेज दे रहा है। और देन जो अल्टरनेट आप ADC की जो है वो सर्विस दे रहे हैं, अगर एक अवेलेबल तो दूसरा आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टोरी होती है आपकी। अच्छा जी, एक्टिव डायरेक्टरी आपके पास इंस्टॉल्ड हो गई है। आप लोग को याद है लास्ट टाइम जब हम लोगों ने इंस्टॉल किया था वो देन हम लोगों ने कहा था कि सेकंड स्टेप अब ये होगा कि इस सर्वर को प्रमोट करना है डोमेन कंट्रोलर पे, ठीक है। तो हम लोगों ने इस ऑप्शन पर जाना है। ये लाइव आप लोग कर चुके होंगे मुझे उम्मीद है। यहाँ से ना जो चेंज आता है ना वो बेसिकली यहाँ से आता है, ठीक है। ये ऑप्शन अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोग को इसके बारे में, इन तीनों ऑप्शंस के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। एड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, एड न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, एड न्यू फॉरेस्ट, ठीक है। हम लोगों ने ना लास्ट टाइम एड न्यू फॉरेस्ट वाला काम किया था। यहाँ पर हमने अपने रूट डोमेन का नाम दिया था KPITB.local वगैरह वगैरह। इस बार हम लोगों ने क्या करना है, इस बार हम लोगों ने ये करना है कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन हम लोगों ने चूज करना है, एड है डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। मैंने कहा था ना इन दोनों में फर्क है, ये है एड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, ये है डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। इसका मतलब समझे आप लोग, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ऑलरेडी एक फॉरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। फॉरेस्ट पे मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन है,
एक डोमेन है जिसका नाम है KPITB। उस डोमेन के लिए ना एक सर्वर जो है वो मैंने रखा हुआ है, यही जो आपको नजर आ रहा है, सॉरी कौन सा वाला, ये जो DC वाला सर्वर आपको नजर आ रहा है, इस डोमेन KPITB के जो डोमेन है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी ये सर्वर है जो आपको अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसके लिए एक और सर्वर जो है वो भी रख रही हूँ, ताकि अगर ये डोमेन कंट्रोलर मेरा डाउन हो तो ये वाला डोमेन कंट्रोलर जो है ये मेरा अप हो जाए, ठीक है, मतलब अप रहे। मतलब हम लोग दूसरा डोमेन नहीं बना रहे, डोमेन एक ही है जिसका नाम है KPITB.local। उसके लिए पहले हमारे पास एक सर्वर था डोमेन कंट्रोलर, मशीन मेरा मेंबर ऑफ डोमेन है कौन से उसका डोमेन का KPITB.local। तो दैट्स वाई इसने ना पेरेंट डोमेन को यहाँ से खुद उठा लिया, ठीक है, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी, अगर ना होता ना तो यहाँ पर मुझे कुछ एडिशनल स्टेप्स जो है वो करने की जरूरत पड़ती। तो KPITB जो है मुझे मेंशन करना पड़ता है यहाँ पर। तो उसने क्या कह दिया कि जो KPITB है बेसिकली मैंने इसका क्या होना है, अभी सेकेंडरी डोमेन जो है मैंने इसका डोमेन कंट्रोलर जो है वो मैंने बनना, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर आपका चेंज है, बाकी सारे ये स्टेप्स आपके पुराने स्टेप्स है। ये हम लोगों ने DSRM क्या चीज है ये हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड जो है वो क्या करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है, ताकि आपको कब चाहिए वो DSRM मोड के बारे में हम लोगों ने बात की थी, रिस्टोर के लिए, बैकअप के रिस्टोर के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक पासवर्ड जो है वो आप सेट कर दें और फिर उसके बाद आप सिंपल नेक्स्ट जाए। ये सारा पुराना काम, इसमें कोई नया काम नहीं, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट करें, ये आपकी सारी डेटाबेसेस के फाइल्स है, नेक्स्ट कर दिया, और ये आपकी क्या होगी सारी समरी आगे नेक्स्ट कर दें। और ये प्री रिक्विजिट चेक है, लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा था, सिर्फ एक ऑप्शन इसमें चेंज था, बाकी बिल्कुल जो है वो सेम काम। अच्छा अभी देखिए ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है ना, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो सेटिंग आप करेंगे ना डोमेन कंट्रोलर पे, मतलब आप एक नया यूजर बना रहे हैं, आप एक नया OU बना रहे हैं, वो रेप्लिकेट होगा आपके इस एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर, ताकि इनकी जो रिकॉर्ड है वो सेम रहे। जिस स्टेट पे ये डाउन होगा उसी स्टेट से हमें ये मिलेगी। ये नहीं होगा कि 2 दिन पहले कोई कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है तो वो तो इसमें नहीं है, तो वो 2 दिन पहले बनने वाला यूजर जो है वो अब इसको यूज नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सिमल्टेनियसली क्या हो रही होती है, रेप्लिकेशन जो है वो हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें आपके प्री रिक्विजिट जो है वो चेक है, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर दें तो ये वाला मशीन जो है ये आपका डोमेन कंट्रोलर जो है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या बैकअप डोमेन कंट्रोलर जो है ये आपका क्रिएट हो जाएगा। ये ना ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़ा एक जरूरी वो होता है, एस्पेक्ट होता है। आप जैसे एक बनाते हैं ना एक डोमेन कंट्रोलर, तो साथ ही आप उसका एडिशनल या बैकअप डोमेन कंट्रोलर जो है वो भी क्रिएट कर देते हैं। इसकी सेटिंग्स वगैरह मैं दिखाती हूँ आपको, देन फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ रही होगी आपको। ऑनलाइन क्लास बड़ी बोरिंग होती है ना, इंसान को समझ नहीं आती, बैकएंड पे आप लोग सो रहे हैं, खा पी तो नहीं सकते, रोजे हैं सबके, लेकिन क्लोज कर दें इसको। और ये आपसे यहाँ पर देखें, दिस सर्वर वाज कर दें, और यहाँ हो रही है हमारे पास फॉर द सेफ साइड।
नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप लोग एमसीएससी का लास्ट वीक होगा और फिर उसके बाद ना आपकी साइबर सिक्योरिटी होगी और बस फिर आपकी क्लास खत्म वाइंड अप हो जाएगी और आपका एग्जाम जो है वो फौरन से ही होगा। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ ना अपनी तैयारियां वगैरह करें। तो पेपर में आप लोग को बता दूंगी कि एमसीएससी से या साइबर सिक्योरिटी से कोई लैग होगा या नहीं, लेकिन आप लोग जो है थ्योरी पर ध्यान दें फिलहाल एमसीएससी की, और साथ साथ में लैब जो मैं करवा रही हूँ वो करें, एक दफा प्रैक्टिस करें ताकि अगर इनकेस पेपर में हो तो आपको मसला ना हो। और बेसिक मेनली जो है वो नेटवर्किंग पर फोकस करें क्योंकि आपको मेजर सब्जेक्ट जो है वो नेटवर्किंग का था। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ चुका है, ये आपके पास एक डोमेन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो है आपके पास आ गया है। इस पर मैं लॉगिन लेगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी देखेंगे ना तो जैसे ही मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पर मैं अगर जाऊँ, ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है और ये मेरा सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर है। टूल्स पर अगर मैं आ जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं आ जाऊँ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पर, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं देखूंगी तो कॉन्फ़िगरेशन मुझे सेम सेम मिलेगी। kpitp.local के नाम से एक डोमेन है, ठीक है, उसको मैंने जैसे ही एक्सपेंड किया तो HR के नाम से मुझे एक OU जो है यहाँ पर नजर आया, ठीक है, जो कि मैंने बिल्कुल इस मशीन के ऊपर क्रिएट नहीं किया था, इसने जस्ट वहां से ना रेप्लिका लिया है उसका। HR को मैं अगर ओपन करूँ तो वही अली यूजर जो है वो यहाँ पर हमारे पास बन चुका है। ठीक है, अगर मैं यूजर्स पर आ जाऊँ तो वही अयूब, हमारे पास साथ, हमारे पास शाह, जितने हमारे पास यूजर्स थे वो सारे हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी पे हम लोगों ने नहीं बनाया। ठीक है, अब देखिए एक और डेमो भी मैं करती हूँ आपके सामने। यहाँ पर ना ये मेरा मेन डोमेन कंट्रोलर है, इसके ऊपर अगर मैं अभी एक यूजर आपके सामने बनाती हूँ इधर वकास के नाम से, ठीक है, ये मैंने यूजर बनाया और इसको मैंने नेक्स्ट किया, इसका पासवर्ड जो है वो मैंने यहाँ पर जो है वो सेट किया। पासवर्ड डिडंट मैच, एक मिनट, ये मेरे पास वकास एक यूजर बन चुका है यहाँ पर, ये डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ये जो भी हम लोगों ने बनाया है और इसको मैं रिफ्रेश कर दूं तो आपको अगर नजर आ रहे तो वकास के यूजर जो है वो आपको यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। मतलब क्या कि जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में आप जो एडिशन आप करते जा रहे हैं ना तो वो आपके रेप्लिकेट होते जा रहे हैं आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे। ठीक है, जैसे ही आपका ये डोमेन डाउन होता है तो देन आपको एग्जैक्ट कॉपी जो है वो उसी डोमेन के आपको मिल जाएगी, डोमेन कंट्रोलर की आपको मिल जाएगी। तो देन मसला नहीं, आप तब तक जो है इससे सर्विसेज ले सकते हैं। देन जब भी वो अप हो जाएगा तो देन दोबारा आप जो है अपनी सर्विसेज जो है वो वहां पर ला सकते हैं। तो ठीक है, ये एक दूसरे की सही कॉपी बन गई। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारे पास जो कॉपी बन गई, मतलब इस डोमेन कंट्रोलर में और इस एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में कोई फर्क नहीं है, तो फिर हमारे पास हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर कौन सा और हमारा सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर कौन सा है। प्राइमरी और सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर में फर्क होता है, हमारे पास कुछ रोल्स होते हैं, FSMO रोल्स, हमारे पास बेसिक 5 रोल्स है। ये रोल्स जिसके पास होते हैं ना तो वो हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर कहलाता है, और ये रोल बाय डिफॉल्ट जो नेटवर्क में पहला डोमेन कंट्रोलर मिलता है ना उसी को जो है वो असाइन होते हैं। ठीक